हेलो दोस्तों, हम लोग लेकर आए हैं 19 जुलाई 2022 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज हम लोग देखेंगे, जैसे जिस लाइन पे हम लोग कोट ऑफ द डे, पर्सनालिटी ऑफ द डे या स्टोरी कुछ देखते हैं, उसी लाइन पे आज हम लोग एक विशेष मॉडल है जिसको कि रेप्लिकेट किया जा सकता है बाकी जगहों पे, वो देखेंगे। फिर जो कल के न्यूज़पेपर में था, वो केरला प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली कर रहा है, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो नोटिफिकेशन है उसके अगेंस्ट में। फिर एक आर्टिकल आज के डेट में था 4 डे वर्क वीक, जो 5 दिनों का वर्क वीक होता है वो 4 दिनों का वर्किंग हो। फिर नेक्स्ट इंडियाज क्लाइमेट इम्परेटिव, फिर एससीओ पे कुछ बात होगी, और इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल था एक्सप्लेन पेज में, 3 टर्म को एक्सप्लेन किया गया था इकोनॉमी का। वो तीनों टर्म डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ सकते हैं, किसी भी प्रीलिम्स में, यूपीएससी में या फिर किसी स्टेट पीसीएस में। और जो हमारा प्रीवियस डे का क्वेश्चन था उसका मॉडल आंसर हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की बात। हाँ, ये हमारा मॉडल है सुखेत मॉडल। ये सुखेत एक गांव है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। वहां पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां जो पूसा है समस्तीपुर में, वहां के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। इस इनिशिएटिव में चीज क्या है कि जो भी पर्सन इसमें इनरोल करेगा उसको हर 2 महीने पे एक फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। बस शर्त इतनी है कि डेली उसको 20 किलो गाय का गोबर या फिर जो एग्रीकल्चर फार्म वेस्ट है वो उसको देना होगा, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनको। मतलब कि एक सिलेंडर के लिए आपको 1200 केजी लगभग ऑर्गेनिक वेस्ट आप इंस्टीट्यूशन को दोगे, उसके बदले में फ्री एलपीजी सिलेंडर आपको मिलेगा। तो इससे 2 फायदा हो गया। एक तो जो वेस्ट वहां पे जनरेट हो रहा है वो भी कलेक्ट हो गया, क्लीनलीनेस। उसके अलावा जो वेस्ट कलेक्ट हुआ उसका वर्मी कंपोस्ट बन जा रहा है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज हो जाएगा। और जो कुकिंग की वजह से जो फॉसिल फ्यूल या इस तरीके का हम लोग जो बायोफ्यूल यूज करते हैं, लकड़ी वगैरह जला के, गोबर गोईठा वैठा जला के, तो इसको जला के जो इंडोर पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो भी प्रॉब्लम इससे दूर होगा। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स इस मॉडल से दूर हो रहे हैं। ये वहां के जो वाइस चांसलर हैं उस इंस्टीट्यूशन के, रमेश चंद्र श्रीवास्तव, उनका ब्रेन चाइल्ड है। अभी ये मॉडल काफी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा रहा है वहां पे। इसको नेशनल लेवल पे भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। ये सारे मॉडल हम लोग को दिमाग में इस वजह से रखने चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पे भी कोई इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाए जहां के कि आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात आए, तो इसको एज ए एग्जाम्पल कोट किया जा सकता है। विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, वो वाली बात है। तो ये थी हमारे आज की मॉडल जो हम लोग देखना था। अब हम लोग आ जाते हैं जो अगला आर्टिकल है उस पे। अगला आर्टिकल हमारा है, ये केरला प्रोटेस्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, वो नोटिफिकेशन अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है। तो इसके अंदर में बात क्या क्या है उसको पहले समझेंगे, और केरला क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है उसको भी समझेंगे। अभी तत्काल में जस्ट रिसेंटली ये देखा गया कि जो केरला की स्टेट असेंबली है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया सेंट्रल गवर्नमेंट को गुहार लगाने के लिए कि जो भी यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन, फार्म लैंड या पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसको जो अभी नोटिफाई किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन वाला, उस नोटिफिकेशन से बाहर रखा जाए। तो ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में क्या था? नोटिफिकेशन में ये है कि जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज हैं उसके सराउंडिंग में 1 किलोमीटर मिनिमम का ESZ, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ये बनाया जाए ताकि जो है वहां पे इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस को रोका जाए। लेकिन केरला इसका विरोध कर रहा है। तो केरला के विरोध करने का क्या कारण है? पहला कारण देखते हैं, क्योंकि उसका 30% जो एरिया है उसमें फॉरेस्ट है केरला के, और जो 48% ऑफ द स्टेट है वो वेस्टर्न घाट, जो काफी इकोलॉजिकली सेंसिटिव और रिच एरिया है, उसके अंतर्गत में आता है। दूसरी बात, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 900 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है एवरेज, ये है। तो जबकि नेशनल लेवल पे ये करीब 320 या 330 के आसपास आपका नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये दिखाता है कि कितना हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है वहां पे लैंड के ऊपर। फिर अगला जो प्रॉब्लम है कि स्टेट के अंदर में फॉरेस्ट के अलावा बहुत सारे लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, वेटलैंड्स है, 590 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है।
और ये सारा जो भी अभी मैंने बात किया लेक्स, कैनल, वेटलैंड और कोस्ट लाइन का, ये सारे किसी न किसी प्रकार के इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन से गवर्न होते हैं। जैसे कोस्टल रेगुलेशन है तो उस पे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड है, तो ये काफी कम स्पेस छोड़ता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये नोटिफिकेशन अगर कंप्लाई किया गया तो उससे बहुत सारे लाखों लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ सकता है, उन पे असर पड़ सकता है। तो यही सारा कारण है जिसकी वजह से केरला इसका विरोध कर रहा है। और इसके पहले भी इस तरीके का विरोध हुआ है, जैसे गडगिल कमेटी थी, तो इन सब का भी काफी विरोध हुआ था पास्ट में। तो केरला का ये ट्रेडिशन पास्ट से जो चलता रहा अभी भी इसमें भी कंटिन्यू दिख रहा है। तो ये जो करंट वाली बात है इसको हम लोग जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान में रख लेंगे। इसमें इतनी ही बात थी। आगे हम लोग आते हैं अगले आर्टिकल पे। जो अगला आर्टिकल है आपका 4 डे वीक वाला। तो 4 डे वीक ये आर्टिकल स्टार्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट जापान का एक रिसेंट ट्रायल से। उन्होंने उस ट्रायल में क्या किया है वो उसको देखते हैं कि लोगों को उन्होंने बोला कि आप 4 दिन ही वर्क में आए, वीक में 4 दिन आप काम करने आए, डेली का 8 घंटा, और आपको जो पैसा मिलेगा 5 दिन का पैसा जो सप्ताह का है वो मिल जाएगा। तो इस ट्रायल में उन्होंने पाया कि जो वर्कर्स प्रोडक्टिविटी है वो 40% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि लोगों में जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा है और जो स्ट्रेस सिचुएशन है वो कम होने की वजह से वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। दूसरा यह कि ऑफिस का जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसमें भी कमी देखी गई। जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो 23% से नीचे हो गया, और जो पेजेस प्रिंट हो रहे थे ऑफिस में उसमें 60% की कमी देखने को मिली है। इसके अलावा जो इस स्टडी में बोला गया था, इसके अलावा भी और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं 4 डे वीक का। जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा आने जाने का। फिर दूसरा क्या है कि इंप्लॉयमेंट रेट उसको फिर से रिवाइव कर सकता है ये, क्योंकि 4 दिन का अगर काम है तो हम लोग हो सकता है कि बाकी 3 दिन में किसी और को एम्प्लॉय करके वो काम करा लें, तो ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि वुमेन वर्कर्स जो हैं उनके लिए काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी इन जनरल क्या होता है कि वुमेन वैसे सारे काम प्रीफर करते हैं जिसमें कि काम कम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो, उसको प्रीफर करते हैं। उसके एवज में उनकी तनख्वाह भी कम हो जाती है। तो ये इंश्योर करेगा कि वुमेन भी उस तरीके के रोल में जा सकें। और अगली बात यह है कि जो मेल काउंटर पार्ट होगा उस फैमिली का, उसको भी 3 दिन की छुट्टी मिल रही है, तो मेल भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में वुमेन को सपोर्ट करेगा। तो ये एडिशनल बेनिफिट यहां पे ये मिल सकता है। लेकिन इसके साथ भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इसको हर सेक्टर में आप इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। जैसे एजुकेशन का सेक्टर हो गया, वहां पे आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए। हेल्थ का सेक्टर है, रेगुलर वो चाहिए। सर्विस डिलीवरी है, वो रेगुलर ही होना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। दूसरा ये कि वर्किंग डेज को कम करके अगर वर्किंग आवर्स को बढ़ा के उसी में ला दिया जाए तो उससे क्या होगा कि स्ट्रेस सिचुएशन और वर्कर्स में बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी 8 घंटे कोई वर्कर अगर काम कर रहा है, उससे अगर 12 घंटे काम करा के सिर्फ 4 दिन काम कराया जाए तो उसका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा, वो ज्यादा प्रॉब्लम में खुद को महसूस करेगा। इवन जो अभी हॉलीडे इंटाइटलमेंट है उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि हॉलीडे इंटाइटलमेंट फिर 4 दिन के हिसाब से कुछ कुछ छुट्टियां कम करनी पड़ेंगी। इसका सर्वे कई जगह पे किया गया है। आइसलैंड भी एक लोकेशन है जिसमें कि 84% वर्कर जो है उनको राइट दिया गया है कि वो 4 दिन वाला वर्किंग वीक वो ले, वो अपना आराम से उस पर काम कर रहे हैं। इंडिया का ये मुद्दा आया कहां से, क्योंकि इंडिया का जो नया लेबर कोड है उसमें ये 4 डे वीक और 48 वर्किंग आवर की बात की गई है पर वीक। तो इसमें पूरे आर्टिकल में यही बात की गई है कि 4 डे वीक तो सही है, लेकिन जो वर्किंग आवर बढ़ा दिया गया है उसकी वजह से ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वर्कर्स में और भी स्ट्रेस लेवल को ज्यादा करेगा और देयर बाई जो प्रोडक्टिविटी होगी वर्कर्स की वो नीचे आएगी। प्रोडक्टिविटी नीचे आएगी तो टोटल जो इंस्टीट्यूशन है उसकी इफिशियंसी पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगला आ जाते हैं हम लोग इंडियाज क्लाइमेट इंपरेटिव। तो इस आर्टिकल में भी थोड़ी बहुत ही बात थी, बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं बताया गया है इस आर्टिकल में। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बात है। कुछ कुछ फैक्ट फिगर थे उसको नोट किया जा सकता है, वैसे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट स्टिल अगर आप कैरी कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो क्लाइमेट इंपरेटिव क्यों इंडिया को एक्शन लेना चाहिए, उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पॉइंट ये बताया गया है आर्टिकल में कि इंडियन ओशियन का जो टेम्परेचर है 1950 से अभी तक 1 डिग्री बढ़ चुका है। क्लाइमेट माइग्रेशन में इंडिया चौथा सबसे ज्यादा हिट कंट्री है।
1970 से अभी तक जो है हीट वेव, सिर्फ हीट वेव की वजह से 17,000 जिंदगियां भारत ने खो दी हैं। और जो कमिंग सिचुएशन है जिसमें कि ग्लोबल वार्मिंग अगर 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें जो हमारा लेबर लॉस होगा वो करीब करीब सालाना 1.6 लाख करोड़ वो हम लोग लूज करेंगे। तो ये हमको प्रॉब्लम दिखा देता है कि प्रॉब्लम कितना सीवियर है। अब इसके इसी आर्टिकल में बताया गया है कि इसको ठीक कैसे करेंगे। तो इनका जो सॉल्यूशन है 2 लाइन पे इन्होंने बताया है कि एडेप्टेशन आप कर लें या मिटिगेशन कर लें। एडेप्टेशन और मिटिगेशन इसको समझ लेते हैं क्या होता है। एडेप्टेशन क्या है, जो करंट सिचुएशन है उसमें आप रहना सीख लें, वो एडेप्टेशन है। मिटिगेशन क्या होता है कि आप जो करंट सिचुएशन है उसको ही चेंज करें, उसको बदलें, उसको ठीक करने, उसको पूरा का पूरा ठीक करने, सिचुएशन को ही ठीक करना चाहें, तो वो मिटिगेशन है। जैसे GHG एमिशन है तो इमिशन को ही कम करना वो मिटिगेशन के पार्ट में आ जाएगा। एडेप्टेशन क्या है कि आप उस टेम्परेचर में रह के आसपास पेड़ लगा लें, उसमें आप कैसे रह रहे हैं वो एडेप्टेशन है। तो एडेप्टेशन के लिए 2-3 बातें इन्होंने सुझाई है कि एक तो कि आपका एग्रीकल्चर जो है उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हर जगह पे लगाए जा रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा, जो लोकल क्लाइमेट है उसके हिसाब से आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। तो ये भी नॉर्मल सी बात है, हर एस्पिरेंट इस चीज से भली भांति परिचित है, कुछ नया नहीं है। दूसरा जो इनका सॉल्यूशन है वो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसमें आपको जो लोकल क्लाइमेट है उसको भी कंसिडरेशन में लेना होगा, तो इसको भी इंक्लूड किया गया है। जो PM फसल बीमा योजना है उसमें कुछ पार्ट है लेकिन पूरा इंक्लूडेड नहीं है। तो ये ऑथर इसमें सजेस्ट करते हैं कि 100% वेदर को भी एक पार्ट दिया जाए। फिर तीसरा इनका सजेशन है डिजास्टर रेजिलिएंट हाउसेस बनाने का। जो घर बनाते हैं अगर बनाते टाइम पे ही अगर डिजास्टर रेजिलियंस जो फीचर है वो उसमें इंक्लूड किया जाए। और कुछ स्मॉल चेंजेज हैं, जैसे घर को अगर शेप अगर राउंड कर दिया जाए तो उससे क्या होगा कि हवा की जो प्रेशर है वो बह के निकल जाएगा, हवा का उतना प्रेशर उस घर पे नहीं रहेगा, तो अच्छे से उसको सस्टेन कर सकता है किसी भी तरीके का विंड रिलेटेड अगर डिजास्टर अगर होता है तो। इसी प्रकार से अगर बारिश वाला सिचुएशन है तो रूफ विथ मल्टीपल स्लोप्स, वो कहीं पे भी पानी ऊपर जमा नहीं होने देगा, वो पूरा पानी नीचे कर देगा, तो जिससे बिल्डिंग पे प्रेशर नहीं बनेगा और बिल्डिंग सेफ रहेगा। तो यही छोटे छोटे सजेशंस इन्होंने दिए हैं यहाँ पे। मिटिगेशन में इन्होंने बोला है कि जो हमारा डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर उसको कम करने बताया है, फॉसिल फ्यूल को छोड़ के हम लोग रिन्यूएबल की तरफ बढ़े। फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की बात की गई है। और डैम्स को लेके 2 बात कही है कि डैम्स जो हिमालयन रीजन में है उसमें अगर हम लोग जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है वहां पे अगर डैम बना रहे हैं तो उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लेक बर्स्ट इस टाइप का सिचुएशन बन सकता है फ्यूचर में। और इसी को अगर साउथ इंडिया में लेके आए तो वहां पे बोल रहे हैं कि अगर डैम्स बना दिए जाए तो जो फ्लड कंट्रोल वाला चीज है वो बेहतर हो पाएगा। तो इस पे हमको काम करना पड़ेगा कि कहां पे डैम्स हमको सपोर्ट करेगा, कहां पे ये प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। एक डाटा और भी बोला गया था कि इंडिया के जो करीब करीब 241 डैम्स हैं उसमें से बहुत सारे डैम 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, तो उनको भी मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला सजेशन इनका है कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको करीब करीब हम लोग 2.5% एटलीस्ट GDP का पहुंचाएं। तो इस आर्टिकल में यही बात थी। आवाज आते हैं हम लोग अगले आर्टिकल पे। ये आर्टिकल आपका द हिंदू में था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यूज में इस वजह से आया क्योंकि अभी इसमें बात की गई है कि इसमें ईरान और बेलारूस को शामिल किया जा रहा है। अभी पूरा फॉर्मली इसका नहीं हुआ है लेकिन सिग्नल्स ऐसे आ रहे हैं कि दोनों कंट्री इसमें इन होंगे। तो इसी का टोटल फंक्शनिंग के बारे में यहां पे बताया गया था। तो इसको थोड़ा बहुत रफ आइडिया रखना चाहिए क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी UPSC मेंस में पूछा जा चुका है पास्ट में भी, और आगे भी संभावना है कि इसको पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ इसका हिस्ट्री है वो देख लेते हैं कि ये स्टार्ट हुआ था संघाई 5 के नाम से, जिसमें 5 कंट्री थी, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और 1996 में ये बना था। फिर 97 में इसमें 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें ऐड हुआ था। इंडिया पाकिस्तान बहुत ही रिसेंट 2017 में ऐड किए गए हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग देखें सक्सेस फेलियर वो अगर हम लोग एनालाइज करें तो चाइना और रसिया के बीच में रिश्ते सुधारने में इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही अहम रोल रहा, जो 1996 में पोस्ट कोल्ड वार इरा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। और सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी जो कंट्री हैं
उनके बीच भी बहुत सारे इश्यूज थे, बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसको भी सॉल्व करने में काफी इसने मदद की है। तो इसमें अगर एग्रीमेंट की बात करें कि और क्या क्या हुआ है, तो एग्रीमेंट के तहत में एक इन्होंने रखा था कि म्यूचुअल रिडक्शन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस अलोंग दियर कॉमन बॉर्डर्स। तो अगर ये चीज होगा तो उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर वहां पे कम होगा, जिससे वो बाकी जगह पे खर्च कर सकते हैं। और अगर आगे देखें कि संघाई स्पिरिट ये आया था, इसमें 3-4 बातें हैं। उसमें क्या है कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस, अगर ये सारा 3-4 पॉइंट अगर आपके पास ब्रेन में है तो आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग, इसी के लाइन पे चल के, अगर आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं भी पता है तो, क्योंकि आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं किस किस बातों पे बातचीत हुई होगी इन जनरल। तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस। दूसरी बात है कि पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, ये इनका एरिया है। फोकस एरिया की तरफ जाएं तो एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, टूरिज्म। बाकी अगली बात पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इन द रीजन है। इस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए काउंटर टू नाटो भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें रसिया, चाइना अलग से आ रहे हैं और जो सेंट्रल रिपब्लिक कंट्रीज हैं वो भी, उसका किसी नाटो में कोई संबंध नहीं है, तो उसके काउंटर के तौर पे भी इसको देख रहे हैं लोग। इसका वर्किंग के तौर पे देखें तो 4-5 इंस्टीट्यूशन है जो इसके लिए इसके अंदर में काम कर रही हैं। एससीओ का अपना सेक्रेटेरिएट है, फिर जो रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है रैट्स, उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी है। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बोलें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों ही इंक्लूडेड हैं। तो इस बॉडी का यूज करते हुए पाकिस्तान को जो मैसेज इंडिया को भेजना होता है कि आप एंटी टेरर एक्टिविटीज को सपोर्ट करें, इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का यूज करते हुए भेजा जा सकता है। फिर होता है हेड ऑफ काउंसिल, आपका एक वर्किंग के अंदर में आता है हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल। तो ये सारे जो इसके विंग्स हैं, इसी के तहत में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। अभी फिर जो ये न्यूज में आया है उस मुद्दे पे वापस से आते हैं कि ईरान और बेलारूस, ईरान जो शामिल हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एक तो पहला कि न्यूक्लियर डील उसका अभी भी अधर में ही लटका हुआ है, जो यूएस और बाकी जो कंट्रीज थे P5 उसके साथ में जो हो रहा था वो भी अभी भी अधर में है। उसकी वजह से जो सैंक्शन है ईरान के ऊपर वो भी कम नहीं हुए हैं। तो इस वजह से ईरान चाहता है कि लुक ईस्ट वाला उनका पॉलिसी है कि वो ईस्ट की तरफ अब जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वेस्ट के साइड से उनको सैंक्शन मिल रहा है तो ईस्ट के साइड से सॉल्यूशन मिल सकता है। और बेलारूस इस वजह से आया है क्योंकि अभी जो यूक्रेन वार हुआ था उसमें रसिया के एक्शन को बेलारूस ने सपोर्ट किया था, तो अभी उसको एक स्टैंडिंग पोजीशन चाहिए जहां से कि वो सपोर्ट मिलता रहे, ताकि कोई भी एडवर्स एक्शन किसी भी वेस्ट कंट्री के द्वारा किया जाता है तो उस कंडीशन में सपोर्ट इनके पास हो, बेलारूस के पास। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना था, हम लोग आगे आते हैं। ये 3 टर्म दिए गए थे एक्सप्लेन्ड कॉलम इंडियन एक्सप्रेस का आज ही, तो तीनों टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। पहला टर्म है यील्ड कन्वर्जन। यील्ड कन्वर्जन या फिर यील्ड इन्वर्जन, सॉरी यील्ड इन्वर्जन है। तो इन्वर्जन क्यों आया है इस बात को समझते हैं। तो इन जनरल होता यह है कि जो लॉन्ग टेनियर बॉन्ड्स होते हैं उनका यील्ड ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा आपको रिटर्न दे देंगे कंपेयर टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन जनरल ये चीज होता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन उल्टा हो जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो हैं वो आपको रिटर्न कम दे रहे हैं कंपेयर टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसी सिचुएशन को यील्ड इन्वर्जन बोला जाता है। तो ये क्यों होता है इसको पहले समझें। ये होने का पहले प्रोसीजर ये है कि आदमी जो है, जो इन्वेस्टर लोग हैं, इन्वेस्टर अपना शॉर्ट टर्म वाला पैसा निकाल के लॉन्ग टर्म में लगाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही उसमें लगाना शुरू करेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड जैसे बढ़ेगा तो वो लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। अब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस मतलब आपका उसमें पैसा खर्च इन्वेस्ट करने में ज्यादा हो गया, तो उसके हिसाब से रिटर्न उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके हिसाब से रिटर्न जो यील्ड मिलने वाला है वो आपका कम हो जाएगा। तो जब ये यील्ड इन्वर्जन वाली सिचुएशन आ जाए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको इतना ज्यादा फॉलो करना, क्योंकि अभी तक का जो रिसेशन आया है उसमें ये देखा गया है कि रिसेशन से ठीक कुछ दिन पहले जो यील्ड इन्वर्जन का सिचुएशन वो देखने को मिला है। इसको निगेटिव यील्ड भी बोलते हैं। निगेटिव यील्ड का सिचुएशन या यील्ड इन्वर्जन हो गया तो ये सिचुएशन जनरली लीड करता है आने वाले रिसेशन को दिखाता है। इस वजह से दुनिया इसको लेके थोड़ी बहुत परेशान हो जाती है।
अभी यूएस में ये सिचुएशन बनता दिख रहा है, इस वजह से न्यूज में आया है। ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में आपका या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में टर्म के बारे में ही पूछ सकता है कि क्या होता है इसमें, क्या सिचुएशन इसमें बनता है। तो इस सिचुएशन को अच्छे से समझना काफी जरूरी है, उसको मैंने सिंपल से सिंपल टर्म में बताने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें और भी कुछ अगर दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दें, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के, वहां पे आप जाके अपना जो भी डाउट है वो पोस्ट कर सकते हैं, वो आपको आंसर किया जाएगा। खैर हम लोग आते हैं अगला जो पॉइंट है उस पर। 3 टर्म्स में पहला टर्म हो गया, दूसरे टर्म पे आते हैं। ये उसी आपके यील्ड इन्वर्जन को दिखा रहा है। ये शॉर्ट टर्म 2 साल वाले में ये जो नॉर्मल सिचुएशन है कि आपका लॉन्ग टर्म में जो है ज्यादा होगा और शॉर्ट टर्म में आपका रिटर्न जो है रिलेटिवली कम मिलेगा। लेकिन जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है वो इन्वर्जन वाली सिचुएशन को दिखा रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग दोनों टर्म से आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, कि आप बिल्कुल आराम से लैंड कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में इसका क्या रिलेवेंस है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वहां की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, रेपो रिवर्स रेपो इसको बढ़ा देगी। जब बढ़ाने से क्या होगा कि इकोनॉमी में पैसा कम होगा। इकोनॉमी में पैसा कम होगा मतलब इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। तो ये स्लो डाउन अगर रिसेशन को लीड कर जाता है, स्लो डाउन हुआ जिसके बाद फिर धीरे धीरे वो रिसेशन वाले सिचुएशन में चला गया, तो उसको हार्ड लैंडिंग बोलेंगे। लेकिन यही अगर बिना रिसेशन लाए अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है इस तरीके के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। तो इस टर्म में सिर्फ इतना ही है समझने के लिए। अगला सिचुएशन जो अगला टर्म है उस पे आते हैं, रिवर्स करेंसी वार। रिवर्स करेंसी वार हम लोग जानते थे कि क्या होता है कि जानबूझ के कंट्री जो है अपना करेंसी को डिवैल्यूएट कर लेती है, उसके वैल्यू को डॉलर के मुकाबले कम कर लेती है ताकि उसका एक्सपोर्ट कंपिटिटिवनेस बेहतर हो। मतलब वो सामान जो भेजे उस पे उसको एक्सपोर्ट में कंट्री के अंदर में कम खर्चा हो और उसके जो अर्निंग है उसके मुकाबले उसको ज्यादा मिल जाए, एक्सपोर्ट अर्निंग ज्यादा मिल जाए, क्योंकि बिजनेस ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि उस कंट्री में जो है एक्सपोर्ट करने में लोकल लेवल पे उसको कम खर्चा करना पड़ा, तो उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो गया, जिसकी वजह से उसका एक्सपोर्ट ज्यादा कंपिटिटिव हो जाता है। लेकिन अभी सिचुएशन हम लोग को दिख रहा है कि रिवर्स करेंसी वार ये वाली सिचुएशन धीरे धीरे बनती दिख रही है। क्योंकि अभी हम लोग को कुछ दिन पहले देखा था कि यूरो जो है वो $1 के बराबर आ गया है। अब यूरो फिर से कोशिश कर रहा है कि वो अपना प्रीवियस पोजीशन को फिर से गेन कर सके, जहां की 1 यूरो बराबर था $1.2 के। तो ये रिवर्स करेंसी वाला सिचुएशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कंट्रीज ये चाहती हैं कि उनका करेंसी मजबूत हो ताकि उनका जो इंपोर्ट बिल का बर्डन है, इंपोर्ट बिल का बर्डन डिपेंड करेगा कि आपका करेंसी डॉलर के मुकाबले कितना मजबूत है। तो अगर डॉलर के मुकाबले आपका अगर करेंसी मजबूत है मतलब आपको पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे इंपोर्ट के लिए। तो जो करंट में तेल की डिमांड और गैस की डिमांड दिख रही है बढ़ती, प्राइस भी उतना स्टेबल नहीं है, तो वो जो प्राइस बढ़ता दिख रहा है इस वजह से आप डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को स्ट्रांग रखना चाहते हैं। इसी को बोलते हैं रिवर्स करेंसी वार। करेंसी वार में आप जो है डॉलर के मुकाबले नीचे जाते हैं, रिवर्स करेंसी वार में आप अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले और मजबूत करना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन ये है। तो यही तीनों टर्म इस आर्टिकल में थे, इन तीनों को ही जानना और अच्छे से याद रखना जरूरी है। प्रीलिम्स मेंस कहीं पे भी आ सकता है। आगे आते हैं हम लोग। अगला जो सेक्शन है मॉडल आंसर, हमारा जो प्रीवियस डे का क्वेश्चन था उसको लेके था। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी मेंस 2021 का पूछा गया सवाल है। इसमें यह है कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज ये एडमिनिस्ट्रेशन को टोपे रखती हैं और पार्लियामेंट्री कंट्रोल को मेंटेन करती हैं। इनके वर्किंग को इवेल्युएट करने बोला गया था इस क्वेश्चन में विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन होगा इसमें आपको यह देना है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज जो है डिपार्टमेंट रिलेटेड, इनको बनाया गया है किस चीज के तहत में। उसको अगर हम लोग दे देते हैं इंट्रोडक्शन में कि तुम्हारा ऑरिजिन कहां से आया है, तो वो एक पॉइंट होगा। ऑरिजिन दिखाना वो पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन हम लोग रख सकते हैं। तो मतलब ये इंट्रोडक्शन में ये करेंगे कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या फिर एक्ट के पार्लियामेंट के एक्ट की वजह से आया है, या फिर रूल और प्रोसीजर जो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा का अपना अपना होता है, उसके बेसिस पे रूल्स या प्रोसीजर की वजह से या रूल्स कंडक्ट की वजह से आया हो। तो
ये सारे ऑरिजिन के इसके कारण हो सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट लेके जा सकते हैं। फिर अगला जो बात है वो सीधे हम लोग बॉडी पे आएंगे कि कैसे इसका रोल रहा है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे गवर्नमेंट को ये कंट्रोल करने में इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो सबसे पहला जो हम लोग रोल दे सकते हैं वो स्क्रूटनी का। वो कैसे स्क्रूटनी कर रहा है, कैसे चीजों को खगाल रहा है। तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने 2-3 दिन पहले मेडिएशन बिल 2021 डिस्कस किया था। उसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने जो मेडिएशन बिल में ऑब्जेक्शंस थे कमिटी के द्वारा, उन्होंने ऑब्जेक्शन यही किया था कि डोमेस्टिक लेवल पे अगर कोई भी इंटरनेशनल भी अगर मेडिएशन हो रहा है तो उसको आप डोमेस्टिक ही ट्रीट करेंगे। तो इसको लेके कंसर्न रेज किया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने। तो ये स्क्रूटनी का काम कर रही है, गवर्नमेंट कोई बिल लेके आती है उसका। फिर दूसरा क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। उसको चेक करता है कि अगर कोई गैप है गवर्नमेंट पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में तो उसको हाईलाइट करता है, उस पर एक्शन लिया जा सके। तो उस पर भी एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल अगस्त या सितंबर 2021 के न्यूज़पेपर में ही आया था, वहीं से कलेक्ट किया हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है कलेक्ट करना, ये क्वेश्चन ही दिखाता है, क्योंकि यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। अगर ये एग्जाम्पल आपके पास अगर थे उस समय पे, मेंस के टाइम पे, और आपने लिखा होगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिला होगा उसमें। साथ में यह भी इंपॉर्टेंट दिखाता है कि आपको किस किस तरीके के न्यूज आइटम को कवर करना चाहिए न्यूज़पेपर में। तो इसमें जो मेन बात है उस पे आ जाते हैं कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी वाटर रिसोर्स पे जो कमिटी थी, उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट स्कूल और आंगनवाड़ी उनमें से आधे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनमें कि पीने का पानी का जो टैप वाटर है उसका सप्लाई नहीं है। तो ये आपका जो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि उसके, क्योंकि जस्ट पहले, इसी पॉलिसी के जस्ट पहले 100 दिन का कैंपेन चला था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के द्वारा कि हर आंगनवाड़ी, हर स्कूल में टैप वाटर सप्लाई होना चाहिए। तो उसके इफेक्टिवनेस को पूरा बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाता है। फिर अगला जो रोल है वो रिकमेंडेशन के तौर पे अपना रिकमेंडेशन दे सकती है कि अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो सजेस्ट कर सकती है कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तो रिकमेंडेशन पे भी एक एग्जांपल है, ये भी 2021 का मार्च या अप्रैल के आसपास न्यूज़पेपर का ही दिया हुआ चीज है। इसमें यह था कि पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन एजुकेशन, इन्होंने सजेस्ट ये किया था कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे फ्री ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया जाए, मिड डे मील, जो कि अभी नाम बदल गया, पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। उसके अंतर्गत में सारे गवर्नमेंट स्कूल में खाना तो दिया ही जा रहा था, साथ में फ्री ब्रेकफास्ट भी दिया जाए। तो ये इनके रोल को दिखाता है। विथ एग्जाम्पल यहां पे बात किया है जो कि इस क्वेश्चन में डिमांड था। फिर यहां पे हमको अगला पार्ट इस क्वेश्चन का होगा कि चैलेंज क्या है, चैलेंज के तौर पे क्या चीज है। तो चैलेंज के तौर पे हम लोग देखें कि ट्रांसपेरेंसी इसका बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है कि उस मीटिंग में हो क्या रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा वो गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। अब किस बेसिस पे वो रिसर्च कर रहे हैं, उनका पूरा एक स्टैंडिंग रिसर्च सपोर्ट नहीं है उनके पास। बहुत सारे बिल्स ऐसे हैं जो कि रेफर नहीं किए जाते हैं, वैसे ही पास करा लिया जाता है हाउस के द्वारा। तो ये सारा चैलेंज है जो कि इसके वर्किंग को पूरा इफेक्टिवली जितना यूज किया जा सकता है, यूज करने से हम लोग को रोक रहा है। अब हम लोग देखते हैं सजेशन के तौर पे कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये भी आपको पार्ट ऑफ द आंसर अगर आप लिखेंगे तो अच्छा इंपैक्ट डालेगा। तो इस आंसर में क्या है कि जो भी बिल्स हैं, जो भी पार्लियामेंट में आ रहे हैं, अगर हम लोग कह दें कि मैंडेटरीली जो है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज को रेफर किया जाए वो बिल, फिर उसके बाद जो भी सजेशन ऑफर किए जाते हैं इन स्टैंडिंग कमिटीज के द्वारा, उस पे एक्शन टेकन रिपोर्ट ये भी सबमिट किया जाए कि क्या एक्शन लिया गया उस सजेशन के ऊपर। भले वो बाइंडिंग नहीं है, फिर भी एक्शन टेकन रिपोर्ट तो एक बार उनसे लिया ही जा सकता है। ये थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा। और अगला क्या है कि हर मीटिंग का मिनट पब्लिश होना चाहिए, तो उससे भी थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंसी में मदद मिलेगी। और डेडिकेटेड रिसर्च टीम सपोर्ट ये इनको प्रोवाइड किया जाए, जिसमें नीति आयोग एक अहम भूमिका निभा सकता है। फिर लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें यह करना है कि पार्लियामेंट में जो सरकार के ऊपर अकाउंटेबिलिटी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, उसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज का बहुत ही अहम रोल है। एंड दियर ऑप्टिमल यूज वही जो है बिल की क्वालिटी और गवर्नेंस क्वालिटी को और बेहतर इंप्रूव करेगा। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा। तो आज के आर्टिकल में हम लोग के पास इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और
वीडियो देखते रहें, सीखते रहें। बाकी और तो कुछ नहीं है हमारे पास। बाकी कल मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो